हाँ जी, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जुड़ जाइए जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए, सभी अपने स्टेटस पे लगा दीजिए क्लास को, लाइव हो गई है क्लास। हम भी एक बार शेयर कर देते हैं। नमस्कार परेशान आत्मा, नमस्कार पालिंद्र गुर्जर। सर स्क्रीन को कर दीजिए एक बारी। साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज अपन ने चला रखी है, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन रीट में आते हैं। हम उन 30 प्रश्नों को डेली हल करते हैं और हम जो प्रश्नों को हल करते हैं वो टॉपिक वाइज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? टॉपिक वाइज कर रहे हैं। टॉपिक वाइज की उस श्रृंखला में अभी हमारा जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक चल रहा है, बाल विकास। कौन सा टॉपिक चल रहा है? कर दिए सर शेयर। थैंक यू पालिंदर गुर्जर, अच्छे से और शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए, है ना, बहुत बढ़िया। उस श्रृंखला में अपना 5 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 30 क्वेश्चन के 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, है ना। आज हमारे लगभग 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। हमें लगभग 2-3 हजार प्रश्न हल करने हैं, ठीक है। इस क्लास से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रिया यादव, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रिया यादव जी, आ जाइए जल्दी से, है ना, शेयर कर दीजिए एक दूसरे को। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, मानसिक व संवेगात्मक संतुलन खोने वाले बालक की चिकित्सा की जाती है। अगर कोई बालक अपना मानसिक और संवेगात्मक, इमोशनली या मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, संतुलन खो देता है ना, डिसएडजस्ट हो जाता है, तो उसका इलाज करने के लिए रिस्की गुर्जर कर दिया शेयर्स। थैंक यू रिस्की गुर्जर, बहुत बढ़िया, है ना। अगर किसी बच्चे का मानसिक और संवेगात्मक संतुलन खो जाता है तो हम किस प्रकार से उस बालक की चिकित्सा करते हैं? शिक्षा से। क्या किसी बच्चे का मानसिक संतुलन खो गया, उसको हम अच्छी शिक्षा देकर उसका इलाज करेंगे, या सुझाव देंगे उसको, या खेल खेलेंगे उसके साथ, उसको खेल खिलाएंगे, या फिर संवेगों से, है ना, या उसके बातों को सुनेंगे, उसके इमोशंस को बाहर आने देंगे, है ना, उसके संवेगों से उसका इलाज करेंगे। तो सबसे बढ़िया उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। आप भी देख के एक बार उत्तर दे दिया करो, है ना, आप देख के एक बार उत्तर दे दिया करो, जो भी आपको उत्तर लगे एक बार आप भी अपना उत्तर कर दिया करो, ठीक है। तो उसका इलाज किससे करेंगे? हम संवेगों से करेंगे, उसके इमोशंस को बाहर आने देंगे ताकि वो स्थिरता प्राप्त करे, जो नियंत्रण खोया है उस नियंत्रण को वापस से हासिल करे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बालक अपने माता पिता से प्रश्न पर प्रश्न पूछता चला जाता है, वह क्या प्रदर्शित करता है? कोई बालक है, रिस्की गुर्जर, डी 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 डी, अच्छा पिछले वाले का है, ये पिछले वाले का डी बता रहे हो पालिंदर गुर्जर, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक बालक है, वो अपने माता पिता से प्रश्न पे प्रश्न करे जा रहा है, वो हर चीज के बारे में जानना चाह रहा है ना, हर चीज के बारे में वो जानना चाह रहा है। तो इस बात को हम क्या बोलेंगे? सुधीर पटेल सर जी, राधे राधे, राधे राधे सुधीर भैया, राधे राधे, है ना। आत्म प्रदर्शन, आत्म जिज्ञासा, आत्म साक्षात्कार या व्यवस्था, क्या ऐसी चीज है जो बच्चे को प्रश्न पूछने पर मजबूर कर रही है? वो है उस बच्चे की जिज्ञासा। क्या है? प्रिया यादव का उत्तर है आत्म जिज्ञासा, बिल्कुल करेक्ट है, सबसे पहले दिया है आपने, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, आत्म जिज्ञासा। बच्चे के अंदर अपने अंदर से ही जिज्ञासा निकल के आती है हर चीज को जानने की। इसी एज को हम क्या बोल रहे थे कल? इसी एज को, रिस्की गुर्जर बिल्कुल सही है, आपका बी, है ना, पालिंदर का भी सही है, प्रिया जी का भी सही है ना, सभी का बिल्कुल सही है। इसी एज को हम क्या बोल रहे थे? नेमिंग एक्सक्लूजन वाली अवस्था।
कौन सी अवस्था बोल रहे थे? नामकरण विस्फोट की अवस्था, हर चीज का नाम जानना है उसको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, किसी को दुखी देखकर दुखी और सुखी होना क्या है? किसी को दुखी देखकर दुखी होना या सुखी होना क्या है? किसी को दुखी देखकर दुखी या सुखी होना क्या है? अनुकरण है, सहानुभूति का अनुभव है, संवेग का अनुभव है या प्रेम भाव है ना। अगर ये होता किसी को दुखी देखकर दुखी हो जाना, ये तो सहानुभूति हो जाती उसके प्रति, है ना। कोई दुखी है, उसको देख के हम दुखी हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारे दिल में क्या है? सहानुभूति है। आप ध्यान दो इसमें, है ना, थोड़ा पूरा प्रश्न पढ़ो। दुखी और सुखी हो जाना दोनों चीजें हैं इसमें, है ना। अगर हम किसी के दुख को देख के दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम उसके प्रति सहानुभूति रख रहे हैं, लेकिन दुखी हो रहे हैं और सुखी भी हो रहे हैं। किसी के दुख को देख के अगर हम सुखी हो रहे हैं तो ये क्या है? ये उसके प्रति सहानुभूति नहीं है। प्रिया यादव का बिल्कुल सही है, सी, है ना। ये उसके प्रति केवल सहानुभूति नहीं है, ये क्या है? अपने संवेगों का, अपने अंदर जो इमोशंस होते हैं उनका अनुभव करना है ना। सुख के संवेग का और दुख के संवेग का, इनका क्या है? अपने अंदर अनुभव करना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में संवेग नहीं है। निम्नलिखित 4 में से कौन सा है जो संवेग नहीं है? पालेंद्र गुर्जर का बिल्कुल सही है, पिछला जो क्वेश्चन है उसका आंसर, ठीक है। अभी इसमें बताना है कौन सा संवेग नहीं है। घृणा, दया, बुद्धि या प्रेम, इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जो संवेग नहीं है? सुखी भी है, जी हाँ पालेंद्र जी। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमें आंसर करना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ कोई जल्दीबाजी नहीं है और एग्जाम में भी कोई जल्दीबाजी नहीं करनी होती है। हमें पूरा पढ़ना होता है, तभी जाके हमें पता चलता है हकीकत क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? घृणा क्या संवेग है? आप बोलोगे जी हाँ सर है। दया क्या संवेग है? हाँ जी दया संवेग है। प्रेम संवेग है? जी हाँ प्रेम संवेग है ना। किशोर अवस्था का मूल संवेग क्या है? प्रेम। उसके बाद बुद्धि क्या संवेग है? जी नहीं, कॉग्निशन संवेग नहीं है, ये अलग से एक संप्रत्य है। प्रिया यादव का अब की बार गलत हो गया, क्योंकि बुद्धि है जो, वो संवेग नहीं है ना। जो घृणा है वो संवेग है। संवेग नकारात्मक भी होते हैं और सकारात्मक भी होते हैं, है ना। बुद्धि संवेग नहीं है। पालेंद्र गुर्जर का बिल्कुल करेक्ट है, बुद्धि संवेग नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भूल प्रवृत्ति का प्रतीक है। जो भूल का होना है वो किस चीज का प्रतीक है? भूल की जो प्रवृत्ति है वो किसका है? वेग का, संवेग का, वंश का या प्रवृत्ति का? भूलना, है ना, भूलना, याद करना, ये किस चीज का प्रतीक है? ये बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन था। इसमें किसी ने संवेग माना, किसी ने प्रवृत्तियां मानी, है ना। किसी ने संवेग माना, किसी ने प्रवृत्तियां मानी, लेकिन जो बोर्ड का आंसर था वो उसमें संवेग था, लेकिन आपको फिर भी प्रवृत्तियां मानना है। आपको क्या मानना है? प्रवृत्तियां। भूल है जो मूल प्रवृत्ति में शामिल हो जाती है व्यक्ति की में, ठीक है। तो आपको क्या मानना है? प्रवृत्तियां मानना है। चलो अगले क्वेश्चन पे। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह बात वुडवर्थ साहब ने कही थी। किसने कही थी? वुडवर्थ साहब ने कही थी, है ना। डी हो सकता है, हाँ डी है उसका, है ना। आपको डी ही मानना है उसका। वुडवर्थ साहब ने बोला था संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। मतलब जैसे किसी को कोई क्रोध में है तो क्रोध संवेग है ना। अगर कोई आदमी क्रोध में कोई काम करता है तो उसको हम ये बोलते हैं कि ये कार्य उस व्यक्ति ने अपनी उत्तेजना में कर दिया। हम खुद से भी इसको फील करते हैं जब हम क्रोध में कोई काम कर देते हैं। जब हम क्रोध में कोई काम कर देते हैं तो बाद में हम बड़ा रिग्रेट करते हैं कि ये बात मैंने नहीं बोलनी थी, लेकिन ये बात मैंने बोल दी, उसके लिए मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। तो वो बात कौन सी स्थिति में आदमी ने बोली है? वो सुषुप्त अवस्था में बोली है ना। आदमी का जो कॉग्निशन है वो उस समय सोया हुआ है। वो क्या है?
वो उत्तेजित दशा है ना। इसके बारे में किसने बताया था? वुडवर्थ साहब ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडोलसेंस का अर्थ होता है किशोर अवस्था, है ना। इस पुस्तक के लेखक हैं स्टेनले हॉल। इन्होंने क्या कहा था? जो किशोर अवस्था है वो तूफान और झंझावातों की अवस्था है। तूफानों और झंझावातों की अवस्था किसने बताया था? स्टेनले हॉल साहब ने बताया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियों को कहा जाता है। मूल प्रवृत्तियों को क्या कहा जाता है? मूल प्रवृत्तियों को क्या बोला जाता है? जन्मजात प्रवृत्ति, ज्ञानात्मक प्रवृत्ति, क्रियात्मक प्रवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो क्या ज्ञान से प्राप्त होती हैं? आप बोलेंगे जी नहीं सर। क्या कोई कार्य करने से प्राप्त होती हैं? आप बोलेंगे जी नहीं सर। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। पालेंद्र गुर्जर का बिल्कुल सही है, ए, है ना। इसका आंसर क्या है? ए, जन्मजात होती हैं। जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं इनके बारे में, हाँ जी बिल्कुल सही है आपका, जन्मजात मूल प्रवृत्तियां होती हैं। इनके बारे में मैकडूगल साहब ने बताया था, है ना। मैकडूगल साहब ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। जब हम थ्योरी की क्लास पढ़ेंगे उस समय उनको जानेंगे अच्छे से, है ना, कौन कौन सी चीजें आती हैं उसके अंदर। ठीक है। आंख में कुछ गिर जाने पर उसमें से पानी निकलना क्या कहलाता है? अगर आपकी आंख में कोई तिनका गिर जाता है, उससे आपकी आंख में पानी निकलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या चीज है वो? क्या वो संवेग है, क्या प्रतिक्रिया है, या भावना है, या सहज क्रिया है? अगर हम बात करें रोना क्या है, तो रोना तो भाई संवेग है। और रोना क्या है? आंख से आंसू निकलना ही रोना है। लेकिन इसमें क्लियर दे रखा है, साफ दे रखा है कि जो आंख में कुछ गिर जाने के कारण उसमें पानी निकल रहा है। आंसू कैसे निकल रहे हैं? कुछ गिरने के कारण। अभी ये क्या होगा, है ना। पालेंद्र गुर्जर का सबसे पहले आया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सहज क्रिया। क्या है? सहज क्रिया है। ये क्या है? सहज क्रिया। अच्छे भोजन को देखकर भूखे आदमी को भोजन को देख के लाड आना क्या है? सहज क्रिया। अगर ये सहज क्रिया ना लिखा हो तो इसकी जगह लिखा होगा स्वाभाविक क्रिया। स्वाभाविक 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 क्रिया। या तो ये सहज क्रिया है या क्या है? स्वाभाविक क्रिया है। मतलब ये किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव का क्या है? मूल स्वभाव है ना। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? सहज क्रिया। ठीक है। अगर ये रोने के कोई दुख है किसी को, तब किसी की आंख से पानी बह रहा है, तब आंसू बह रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? फिर वो संवेग हो जाएगा, है ना। उस इमोशंस का बाहर निकलना हो जाएगा। लेकिन तिनका गिरने से इमोशंस बाहर नहीं निकलते हैं। वो क्या है? सहज क्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नवजात शिशु दिन रात में सोता है, लगभग कितना सोता है? नवजात जो शिशु होता है वो लगभग कितना सोता है? तो सोने की 3 अवस्थाओं के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन एक ही स्लाइड में हम क्लियर कर लेंगे, है ना। सबसे पहला है शैशवावस्था या नवजात, है ना। शैशवावस्था या इसी को हम नवजात शिशु बोल रहे हैं। ठीक है। शैशवावस्था, उसके बाद है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद है किशोरावस्था, किशोरावस्था। इन तीनों अवस्थाओं में सोने के टाइमिंग को लेकर क्वेश्चन एक बनता है। उस क्वेश्चन को यहीं क्लियर कर लेते हैं तीनों को। ठीक है। तो शैशवावस्था में जो बालक है वो 15 से लेकर 20 घंटे तक सोता है। कितना सोता है? 15 से 20 घंटे सोता है। हाँ जी, इसका आंसर यही है, क्योंकि ये नवजात शिशु के बारे में क्वेश्चन है, इन्फेंट के बारे में है, और वो शैशवावस्था का ही है। ठीक है। तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आगे जान लेते हैं बाल्यावस्था में कितना सोता है और किशोरावस्था में कितना सोता है। उम्र के साथ साथ जो सोने की जो टाइमिंग है, सोने का जो समय है वो घटता है। क्या होता है? घटता है। आपने अपने घर में वृद्धों को देखा होगा, वो बहुत कम सोते हैं,
है ना। आपने अपने और पास कर वृद्धों को, जिनकी एज हमसे बहुत ज्यादा है, वो बहुत कम सोते हैं, है ना। जिनकी एज जितनी कम है वो उतना ज्यादा सोते हैं, जिनकी एज जितनी ज्यादा होती है वो उतना कम सो पाते हैं, ठीक है। तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो सोने का जो समय है वो घट जाता है। बाल्यावस्था में जो बच्चे का सोने का समय बचता है वो बचता है लगभग 10 से 12 घंटे। बाल्यावस्था में कितना सोता है? 10 से 12 घंटे। उसके बाद किशोर अवस्था में बच्चा जैसे ही आता है तो उसकी सोने की टाइमिंग और कम हो जाती है, वो 8-9 घंटे सोता है, ठीक है। किशोर अवस्था में कितना सोता है? 8-9 घंटे सोता है। जैसे ही बच्चे के कंधों पे भार आता है, जैसे ही जिम्मेदारियों का भार बच्चे के कंधों पे आता है, उसके बाद वो और कम सोता है, और कम सोता है, और कम सोता है, और एक उम्र आ जाती है तब उसको नींद ही नहीं आती है ना। और सपने देखने वालों को भी नींद नहीं आती है। इसका आंसर ये है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है सॉरी, मनोविश्लेषणवाद में किसके अध्ययन पे बल दिया जाता है? मनोविश्लेषणवाद देने वाले कौन थे? सिगमंड फ्रॉइड। कौन थे? सर सिगमंड फ्रॉइड। कहां के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के। कहां के? ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है वियना। वियना जो राजधानी है, वियना में इनका एक क्लिनिक था, है ना। फ्राइड साहब का वियना में क्लिनिक था, उस पे ये मनोविश्लेषणवाद के पे अध्ययन करते थे, स्वप्न विश्लेषण करते थे। जी हाँ, फ्राइड क्या करते थे? स्वप्न विश्लेषण करते थे। ये मनोचिकित्सक थे। क्या थे? मनोचिकित्सक। तो इन्होंने मनोविश्लेषणवाद दिया है, उसमें 3 थ्योरी दी है ना। कितनी थ्योरी दी है? 3 थ्योरी। एक आइसबर्ग थ्योरी के नाम से फेमस है, जिसको हम कैसे जानते हैं? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन। इसके बारे में इन्होंने विभाजित किया है। एक इन्होंने सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी दी है ना, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है। उसके बाद एक इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में विभाजन किया है, इड, ईगो और सुपर ईगो में, है ना। ये 3 थ्योरी फ्राइड साहब ने मनोविश्लेषणवाद के अंदर दी थी। तो इसमें हमें बताना है मनोविश्लेषणवाद में किसका अध्ययन पर बल दिया, किस चीज के पे दिया है? संचेतना के, अर्ध संचेतना के, अचेतन के या बहुचेतन के। तो फ्राइड साहब ने किस चीज को ज्यादा महत्व दिया था? अचेतन को, है ना, अनकॉन्शियस। इन्होंने बताया था जो सारे आदमी का मन है उसका 1/10, उसको अगर 10 माना जाए तो केवल एक हिस्सा ऐसा है जो चेतन है, बाकी जो 9 हिस्से हैं वो क्या है? अचेतन है ना। तो सबसे ज्यादा क्या माना था? अचेतन। तो इन्होंने इसी पे बल दिया था। रात में जो सोते समय जो ओशो महान, जी हाँ जी, बहुत बढ़िया, ओशो महान भी अचेतन के बारे में बताते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। पियाजे का जो अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसके अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? जो जीन पियाजे साहब हैं वो संज्ञानात्मक संरचना को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन है सीधा सा। तो क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार किशोरों में अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है? ऐसा कौन सा कार्य है जो एंडोक्राइन ग्लैंड का नहीं है ना। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनका कार्य नहीं है, ये बताना है। नैतिक आचरण नियंत्रित रखना, रासायनिक संतुलन बनाए रखना, अभिवृद्धि एवं स्वास्थ्य को प्रभावित करना, मानसिक एवं भावात्मक नियंत्रण बनाए रखना। इसका आंसर दीजिए जल्दी से, है ना। कौन सा ऐसा कार्य है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है किशोरों के अंदर, है ना, किशोर अवस्था में? तो क्या अंतःस्रावी ग्रंथियां रासायनिक संतुलन बनाए रखती हैं? आप बोलेंगे जी हाँ सर, है ना। अपने शरीर के अंदर जो रसायन होते हैं उनका संतुलन बहुत जरूरी है। अगर उनका संतुलन गड़बड़ा गया तो शारीरिक, मानसिक, ये सभी जो पहलू हैं, शारीरिक, मानसिक, विशेषकर, है ना, और इमोशनल, ये 3 जो पहलू हैं विकास के 4 आयाम बताए थे मैंने मुख्य। कौन कौन से? शारीरिक विकास,
उसके बाद संज्ञानात्मक विकास, उसके बाद सामाजिक विकास, उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हम संवेगात्मक विकास हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इन चार में से तीन जो पहलू हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, किससे? आंतरिक रसायनों से, है ना। जो ग्रंथियां रसायन स्रावित करती हैं उनसे तीन विकास के पहलू प्रभावित हो जाएंगे। एक विकास का पहलू है जो इनके अंदर आएगा, सोशल डेवलपमेंट के अंदर आएगा, वो प्रभावित नहीं होता है, वो है नैतिक विकास। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा ये, क्योंकि नैतिक विकास, नैतिक आचरण अंतःस्रावी ग्रंथियों से प्रभावित नहीं होता है। ए या डी में कंफ्यूज मत होइए, ए इसका आंसर होगा। डी इसका आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि मानसिक विकास और जो संवेगात्मक विकास है, ये दोनों के दोनों अपनी जो ग्रंथियां हैं उनसे प्रभावित होते हैं, है ना। अभिवृद्धि एवं स्वास्थ्य को प्रभावित भी करता है, और इसको भी करता है, और इसको भी करता है। इसका मतलब नैतिक विकास इससे प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था क्या कहलाती है ना। जी पारिंदर जी, बहुत बढ़िया, है ना। तो पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था बतानी है जिसमें बच्चा अनभिज्ञ होता है। अगर कोई वस्तु उसको दिखाई दे रही है तो उसको मान रहा है, अगर दिखाई नहीं दे रही है तो अस्तित्व में नहीं है। अगर उसको दिखाई नहीं दे रही है तो अस्तित्व में नहीं है। ये चीज हम छोटे बच्चों के साथ ज्यादा देखते हैं, है ना। कैसे देखते हैं? अगर कोई छोटा बच्चा आपका मोबाइल ले लेता है ना, तो आपके तो मन ही नहीं लगेगा, है ना। मन ही नहीं लगता है जी इसके बिना। किसके बिना? मोबाइल के बिना। तो अगर आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल को कोई बच्चा ले लेता है, तो आप क्या करते हो? जल्दी से जल्दी उससे लेना चाहते हो, वो दे नहीं रहा, तो आप क्या करते हो? उसको ऐसे पकड़ के ऐसे फेंकने का एक्टिंग करते हो, वो गया, है ना, चिड़िया ले गई मोबाइल को। ये बोलते हो, नहीं बोलते हो? हाँ जी, आप बोलोगे हाँ जी बोलते हो, हाँ जी, ये होता है ना, ये होगा। उसके बाद बच्चा समझेगा अब मोबाइल नहीं है। जब उसको नहीं दिख रहा, इसका मतलब मोबाइल नहीं रहा। जो चीज दिख रही है वो अस्तित्व में है, जो नहीं दिख रही वो अस्तित्व में नहीं है। इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व बोलते हैं इसको। और जो वस्तु स्थायित्व का जो गुण है, ये बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में सीखता है। कब सीखता है? संवेदी गामक अवस्था में सीखता है। पालेंदर का बिल्कुल करेक्ट है, ए, है ना। संवेदी गामक अवस्था में ये सीखता है बच्चा। कब से कब तक? 18 से 24 माह के बीच में सीखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है ना। कौन सा ऐसा कार्य है जो किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, परिकल्पना करना, अमूर्त चिंतन करना, कल्पना करना या वर्गीकरण करना। गुड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सर, थैंक यू भैया, है ना, थैंक यू, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपको 1 नंबर है। ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में मिलेंगे, और जिनमें कंफ्यूजन होता है उन क्वेश्चंस को विशेष फोकस के साथ में बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, आपको केवल हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है। साइकोलॉजी में 30 में से 30 नंबर लाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, आपको केवल हमारा साथ देना है एग्जाम तक। देखो इसका आंसर क्या होगा? हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, है ना, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। तो परिकल्पनात्मक चिंतन है जो ये स्टार्ट हो जाता है बच्चे में किशोर अवस्था में। उसके बाद अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन बच्चा करने लग जाता है उस समय। ठीक है, उसके बाद कल्पना करना, कल्पना करता ही है किशोर अवस्था में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वर्गीकरण करना। जो ये वर्गीकरण वाली बात है ये कब आती है? ये आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी अवस्था में आती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और ये जो ऊपर वाली तीनों बातें हैं ये किसकी हैं? ये है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। कौन सी अवस्था की? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पियाजे के अनुसार मनुष्यों में संज्ञानात्मक विकास के 4 महत्वपूर्ण कारकों में
होता है, इन चरणों का सही क्रम चयन कीजिए। मतलब जो जीन पियाजे साहब ने 4 विकास की अवस्थाएं बताई हैं, उन अवस्थाओं के बारे में हमें क्रम से बताना है। पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है और चौथी कौन सी है। पहली अवस्था का नाम है संवेदी गामक अवस्था। गामक अवस्था, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्किल, है ना, यहां सेंसेस पे काम होता है। उसके बाद अगली है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद अंतिम और चौथी स्टेज कौन सी है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अंग्रेजी में देखें तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये हो गई सेंसरी मोटर स्टेज, ये हो गई प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये हो गई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये हो गई अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे साहब ने बताई हुई हैं। किसकी है ये, संज्ञानात्मक विकास की। किसकी है, संज्ञानात्मक विकास की। इनका जो वर्गीकरण है, बाकी सारी जो चीजें हैं, उसको हम थ्योरी की क्लास में विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, आपको चारों अवस्थाओं का पता होना चाहिए। किसके शिक्षण में सामाजिक संवाद में ज्यादा रुचि थी। कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिनकी शिक्षण में सामाजिक जो संवाद है उसमें ज्यादा रुचि थी, है ना। किनके अनुसार सामाजिक संवाद बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। इन्होंने एक थ्योरी दी थी सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरी, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, या अधिगम का सिद्धांत भी उसी को बोलते हैं ना। डेवलपमेंट होगा, सीखेगा, बात बराबर सी चलती है। ठीक है, तो ये किसने दी थी, ये दी थी लेव वाइगोत्स्की साहब ने। किसने दी थी, लेव वाइगोत्स्की साहब ने। इसी थ्योरी के अंदर हम स्कीमा की उसकी बात करेंगे। इसी थ्योरी के अंदर हम इसके फोल्डिंग की बात करेंगे। इसके फोल्डिंग इसी थ्योरी के अंदर हम इसके फोल्डिंग की बात करेंगे, MKO की बात करेंगे, MKO की बात करेंगे, ZPD की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ZPD की बात करेंगे। कौन सी थ्योरी है, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, है ना, सोशियो कल्चरल लर्निंग थ्योरी, सोशियो कल्चरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये दोनों इसी के नाम है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जी हाँ, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स, और इसके फोल्डिंग जिसको हम ढांचा, पाड़ या मचान भी बोलते हैं, है ना। इन सभी की बातें कौन सी थ्योरी में होती हैं, वाइगोत्स्की साहब की थ्योरी में होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चे स्थिति को परिवर्तनशील मानते हैं, कठिनाई की पहचान करते हैं और तय करते हैं, है ना, तप नहीं है ये, तय करते हैं कि इसके बारे में क्या करना है, इस विशेषता को क्या कहा जाता है। बच्चे परिवर्तनशीलता की स्थिति को मानते हैं, उसके बाद पहचान करते हैं कठिनाई की, उसके बाद ये तय करते हैं कि इसके बारे में क्या करना है। ये जो बात है क्या कहलाती है, ये बताना है हमें। समस्या को सुलझाना, समस्या केंद्रित सामना करना, या भावना केंद्रित सामना करना, समस्या केंद्रित सामना करना, भावना केंद्रित सामना करना, है ना। बड़ा माइनर ही अंतर है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा आपको इसको, उसके बाद ही इसका आंसर आप कर पाएंगे, है ना। बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, उसके बाद ही इसका सही आंसर आप कर पाएंगे। ठीक है,
तो ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को पहले, उसके बाद इसका आंसर आप कर पाएंगे। ध्यान से पढ़ो। बच्चे स्थिति को परिवर्तनशील मानते हैं, उसके बाद वो कोई कठिनाई को पहचानते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि इसका कार्य हम ऐसे करेंगे, है ना। किसी चीज को जान लिया, उसकी कठिनाई स्तर को जान लिया, उसके बाद उसको करने की वो बोल रहे हैं। तो ये क्या है? ये है समस्या केंद्रित समाधान करना, क्योंकि उन्होंने कार्य किस पे किया है? कठिनाई को पहचान कर उस पर कार्य किया है। मतलब पहले समस्या को पहचाना है, उसके बाद उस समस्या पर कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब वो केवल कैसी है? समस्या केंद्रित सामना करना है ना। वो क्या है? समस्या केंद्रित सामना करना है। वो भावना केंद्रित नहीं है और वो समस्या को सुलझाना भी नहीं है, वो है समस्या केंद्रित समाधान करना। अगला क्वेश्चन है, नींद के प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नींद के प्रतिरूप के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। नींद के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, नींद के बारे में क्या बताया था? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नींद का आदमी को आना कम हो जाता है ना। कम उम्र में बच्चा ज्यादा सोता है, ज्यादा उम्र होती है उसके साथ साथ वो सोना कम करता जाता है। इसके बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी, जो शैशवावस्था है, जो इन्फेंट होता है, जो नवजात होता है, वो ज्यादा सोता है ना। नवजात कितना सोता है? 15 से 20 घंटे सोता है नवजात। उसके बाद जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था में आता है, उसके बाद वो 10 से 12 घंटे बहुत कम सोने लग जाता है। उसके बाद लास्ट में 8-9 घंटे किशोर अवस्था में सोने लग जाता है। वह बढ़ते वर्षों में बदलता है। क्या नींद का जो सिस्टम है वो प्रतिरूप है ना, वो बढ़ते वर्षों में बदलता है? आप बोलेंगे जी हाँ सर बदलता है ना। जैसे उम्र बढ़ रही है, कम हो रहा है, इसका मतलब परिवर्तन तो उसमें हो रहा है। जी हाँ। छोटे बच्चे को बिस्तर पर जाने से रोकने के लिए विस्तृत दिनचर्या विकसित कर सकते हैं और उन्हें सोने में पहले की तुलना में अधिक समय लग सकता है। जब कोई छोटा बच्चा होता है वो बिस्तर पे जाते ही सो जाता है ना, सो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लग जाती है वो बिस्तर पे ज्यादा टाइम जगता है, उसके बाद वो नींद आने में उसे देरी होने लग जाती है। और किशोरों को तो आपने देखा ही हो, आप खुद किशोर अवस्था से गुजर रहे हो तो आप देख ही रहे होगे, आपको 2-3 बजे तक आप रील देखते रहते हो लेकिन नींद नहीं आती है। ठीक है, तो ये बढ़ती उम्र के साथ सभी के साथ होता है, ये अकेले आपके साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जननशीलता जनरेटिविटी बनाम ठहराव किस अवस्था में होती है ना। जननशीलता बनाम ठहराव की अवस्था कौन सी है ना। एरिक एरिक्सन साहब का जो मनोसामाजिक विकास का जो मॉडल है उसमें से ये क्वेश्चन है ना। तो जननशीलता बनाम ठहराव की अवस्था क्या है ना, ये बताना है। यह है 40 से ऊपर की बात है ना, 40 प्लस उम्र की बात है। 40 से 60 बताया था उन्होंने लगभग, है ना। इस उम्र में ये होता है। तो इस उम्र को हम क्या बोलते हैं? यौवन आरंभ? जी नहीं। युवा वयस्कता? जी नहीं। उसके बाद लेटेंसी? जी नहीं। लेटेंसी का मतलब है जो नहीं दिखता है, जो छुपाता है, जो सुसुप्त होता है ना, ये भी नहीं होता है। इसका मतलब यह है मध्य वयस्कता। इनके हिसाब से ये किसने दिया है? एरिक्सन ने। एरिक एरिक्सन साहब का जो मॉडल है उसमें से क्वेश्चन है, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का क्वेश्चन है। उन्होंने अलग अलग एज ग्रुप का अलग अलग जो नियम है वो दिया था। जो यौवन आरंभ है ये कब होता है? यौवन आरंभ कब होता है? 20 साल के लगभग। उसके बाद युवा वयस्कता कब आती है? 20 से 40, है ना। 20 से 40, 20 तक ये होता है यौवन आरंभ। उसके बाद आती है युवा वयस्कता, उसके बाद आती है मध्य वयस्कता। ठीक है, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था आती है। ठीक है, जिसको परिपक्वता बोलते हैं हम। आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा? मध्य वयस्कता। ये उनका मॉडल है, एरिक्सन साहब का ये मॉडल है। पहले है सबसे पहले इन्फेंट ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट होता है ना। विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था बोलते हैं। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, इसमें ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट होता है।
है ना, स्वतंत्रता, और क्या है शर्म या गर्व की अवस्था जिसको बोलते हैं ना। अगर कोई स्वतंत्र हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वो शर्म करने लग जाता है खुद के ऊपर, है ना, गर्व नहीं करता है। उसके बाद यह प्री स्कूल एज, स्कूल से जो जस्ट पहली अवस्था है ना, इसमें या तो वो कोई कदम लेगा पहल बनाम अविश्वास की अवस्था जिसको बोल देते हैं, या पहल बनाम वहम की अवस्था बोल देते हैं, है ना, गिल्ट को वहम बोल देते हैं। उसके बाद स्कूल एज इंडस्ट्री बनाम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये कौन सी एज में होता है, स्कूल एज में। और अब की बार जो छपेगा यही छपेगा, याद कर लेना इसको, है ना, रट लेना। स्कूल एज में 6 से 12 की जो आयु होती है, इस आयु में इंडस्ट्री परिश्रम बनाम हीनता, इसको हिंदी में बोलते हैं परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता। ये किस एज में होता है, 6 से 12 की एज में होता है, याद रख लेना। एरिक एरिक्सन साहब की थ्योरी का है, ठीक है। उसके बाद एडोलसेंस में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, है ना, पहचान बनाम पहचान भ्रांति। उसके बाद इंटेंसिटी वर्सेज आइसोलेशन, प्रेम और अलगाव की अवस्था, है ना, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है। यंग एडल्टहुड में होता है, तरुण वयस्क अवस्था में होता है, तरुण वयस्क अवस्था बोलते हैं यंग एडल्टहुड को, ठीक है। इसमें क्या होता है, या तो वो बहुत ज्यादा प्रेम करेगा किसी से, या फिर बहुत ज्यादा अलगाव में चले जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, है ना, किसी से कोई मतलब ही नहीं रखेगा बिल्कुल भी। उसके बाद मिडिल एज में मिडिल एडल्टहुड जो मध्य वयस्क अवस्था थी, जो हमने अभी किया था, सेम वही को ये क्वेश्चन यहां से है, जननशीलता बनाम ठहराव। ये क्या है, जननशीलता बनाम ठहराव। उसके बाद मेच्योरिटी आ जाती है ना, उसमें नैराश्य में चला जाता है आदमी, 60 के बाद है जो ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो इन्होंने पूरे जीवन के बारे में बताया है, इसको जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो विस्तार से जानेंगे, ठीक है। अभी हमने केवल इसके बारे में थोड़ा जाना है, जब थ्योरी पढ़ेंगे तो विस्तार से जानेंगे क्या है ये मॉडल, है ना। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, एरिक एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 21, जन्म से 2 साल की उम्र तक प्रमुख विशेषताएं और विकासात्मक परिवर्तन क्या हैं। जन्म से 2 साल की उम्र तक प्रमुख विशेषताएं और विकासात्मक परिवर्तन क्या हैं। इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित हो जाते हैं और दूसरों के परिप्रेक्ष्य में चीजें देखने के लिए संघर्ष करते हैं। आत्म केंद्रित हो जाते हैं और दूसरों के परिप्रेक्ष्य से चीजें देखने के लिए संघर्ष करने लगते हैं, क्या 2 वर्ष के बच्चे। उसके बाद बच्चे विशिष्ट जानकारी से सामान्य सिद्धांत में आगमनिक तर्कणा, है ना, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, थ्योरी जरूरी है, थ्योरी जरूरी है, लेकिन आप इन सब क्वेश्चंस को कर लोगे जैसे पिछली वाली थ्योरी है, थ्योरी जरूरी तो है समझना, लेकिन अब की बार जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, परिश्रम बनाम हीनता किस आयु काल से संबंधित है, बाल्यावस्था से। किससे, बाल्यावस्था से। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, एरिक एरिक्सन साहब ने, ठीक है। उसके बाद आगमनिक डिडक्टिव जो रीजनिंग है उसके बारे में है, इसका उपयोग शुरू कर देते हैं क्या, बच्चे सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट जानकारी में निगमनिक तर्कणा शुरू कर देते हैं क्या। उसके बाद आगमनिक तर्कणा और निगमनिक जो तर्कणा है ये दोनों के दोनों कब हैं, ये लास्ट स्टेज की बात है। कौन सी स्टेज की बात है, लास्ट स्टेज की, जो किशोर अवस्था में ये शुरू कर देते हैं, इसका उपयोग शुरू कर देते हैं क्या। बच्चे मूलभूत कार्यों जैसे चूसने, पकड़ने, देखने और सुनने के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखते हैं। तो जो जन्म से 2 वर्ष का काल है उसमें बच्चे इसी कार्य को करना सीखते हैं। बच्चे जो शिशु के जो प्रतिवर्त होते हैं ऑटो रिफ्लेक्टेड होते हैं, ऑटो रिफ्लेक्ट हम थ्योरी में पढ़ते हैं, तो जो ऑटो रिफ्लेक्ट होते हैं, नो डाउट क्वेश्चन शानदार है सर, ओके ओके थैंक यू, है ना। तो बच्चे मूलभूत कार्यों को करने लग जाते हैं, है ना, ऑटो रिफ्लेक्ट दिखाते हैं। तो ऑटो रिफ्लेक्ट के बारे में क्वेश्चन है, कब तक, जन्म से 2 साल तक। इनका भी बंटवारा हुआ पड़ा है, कौन सी उम्र में कौन सा ऑटो रिफ्लेक्ट दिखता है, जिसमें मोरो किस वगैरह ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बालक के विकास के किस अवस्था में इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, इलेक्ट्रा ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस आयु काल में दिखाई देता है। तो इसका आयु काल क्या है, 3 से 5 या 6 वर्ष, 3 से 5 या
6 वर्ष, जिसको हम पूर्व बाल्यावस्था भी बोल देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथियों का विकास हो जाता है। कौन सा आयु काल है? पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो पूर्व बाल्यावस्था किसका हिस्सा है? शैशवावस्था का। उत्तर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था। अगर ये आयु काल में आपको कंफ्यूजन है तो आप शुरू से अगर प्रैक्टिस सेट देखेंगे, हमने विस्तार से बताया हुआ है कि किस आयु काल में कितनी वर्ष से कितनी वर्ष तक कौन सा आयु काल होता है। बहुत अच्छे से डिवाइड किया हुआ है, तो आपको कोई तकलीफ इसमें नहीं आएगी। जी हाँ पारिंदर जी, अर्ली चाइल्डहुड आता है, जो शैशवावस्था है इसी के अंदर आता है ना, इन्फेंसी के अंदर आता है। जी हाँ, चाइल्डहुड के अंदर नहीं आता है, इन्फेंसी के अंदर आता है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रा ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रा और ओडिपस की कहानी भी है ना, वो थ्योरी में सुनते हैं हम, जो इलेक्ट्रा ओडिपस की कहानी है। इसका मतलब क्या है? लड़कों में होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। लड़कों में कौन सा होता है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। लड़कियों में होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में होता क्या है? जो लड़कियां होती हैं 3 से, राधे राधे बोकन क्रिएशन, राधे राधे, 3 से 6 वर्ष के बीच की उम्र की जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता से अट्रैक्टिव रहती हैं, पिता की ओर ज्यादा जाती हैं, है ना, पिता के साथ रहना पसंद करती हैं। और जो 3 से 6 वर्ष के लड़के होते हैं वो अपनी माँ के साथ रहना पसंद करते हैं। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? इलेक्ट्रा ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ये जो ग्रंथियां हैं शरीर में कहाँ होती हैं? अगर आपका क्वेश्चन ये हो, जय हिंद जय हिंद, अगर आपका क्वेश्चन ये हो तो ये है मनोग्रंथियां। कैसी ग्रंथियां? मनोग्रंथियां। ठीक है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन, सीमा हर पाठ को अति तीव्र गति से सीखती है, किंतु लीना को उन्हें सीखने में अधिक समय लगता है। यह विकासात्मक सिद्धांत को दर्शाता है। आप अपने इर्द गिर्द भी ये चीजें होते देखते होंगे कि एक भैया हैं, उनको राजस्थान जी के बहुत अच्छी से याद हो जाती है, बहुत जल्दी याद हो जाती है, और एक दूसरे भैया हैं, उनको जो राजस्थान जी के है वो याद ही नहीं हो रही, है ना, वो उसको समझ ही नहीं पा रहे। तो एक भैया उतने समय में ज्यादा याद कर सकते हैं, जो दूसरे वाले हैं उतने समय में उतना याद नहीं कर सकते हैं। तो ये किस चीज के अंतर्गत आता है? ये आता है वैयक्तिक अंतरों के, है ना, वैयक्तिक अंतरों के। इसी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेज। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेज, वैयक्तिक भिन्नता। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता या वैयक्तिक भिन्नता। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। चलते हैं आगे। बच्चे किस अवधि के अंत तक मानसिक प्रतिनिधित्व वाली गतिविधियों जैसे नाटक करना, बहाने करना आदि में संलग्न होने में सक्षम हो जाते हैं? इसका उत्तर बताना है आपको, बड़े ध्यान से बताना है ना। औपचारिक परिचालन है। अच्छा, आप पिछले वाले का बता रहे हो, इसका आंसर बताओ। ठीक है, इसका आंसर बताओ जल्दी से। कौन सी अवधि में बच्चे मानसिक प्रतिनिधित्व वाली गतिविधियों जैसे नाटक करना, बहाने करना, इन सभी में संलग्न हो जाते हैं? क्या पूर्व परिचालन अवस्था है? प्री ऑपरेशनल स्टेज को बोला है इसमें पूर्व परिचालन। देखो, जो पूर्व परिचालन है यह है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद ज्ञानेंद्रिय या सेंसरी मोटर, तो ये कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज, ये पहली वाली है। उसके बाद यथार्थपूर्ण परिचालन, उसके बाद औपचारिक परिचालन। तो बताइए किस अवस्था में बच्चे मानसिक प्रतिनिधित्व वाली गतिविधियों जैसे नाटक करना और बहाने बनाना आदि में संलग्न होने में सक्षम हो जाते हैं? तो किस में हो जाते हैं? इसका उत्तर होगा ज्ञानेंद्रिय या सेंसरी मोटर स्टेज में। जो 2 वर्ष तक नहीं, ये नहीं होगा। जब 2 वर्ष तक आते आते बच्चों के जो 18 से जो 24 महीने का काल होता है, उस काल में बच्चे नाटक करना और बहाने बनाना ये सीख लेते हैं, है ना, ये सीख लेते हैं। ये नहीं, ये सीखते हैं 18 से 24 माह के बीच। ठीक है, कब सीखते हैं? 18 से 24 माह के बीच। याद रखना, गलती मत कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य उम्र के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्मरणीय रणनीति सही है? मध्य उम्र के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्मरणीय रणनीति सही है? जो मेमोरी है उसके बारे में क्वेश्चन है।
आई नो दैट बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके ओके, बिल्कुल सही है ना, आपका बिल्कुल करेक्ट है। पहला है 5 और 6 वर्ष के बच्चे बाहरी मेमोरी एड्स कर सकते हैं, है ना। 5 व 6 वर्ष के बच्चे बाहरी मेमोरी ऐड कर सकते हैं क्या। उसके बाद ज्यादातर बच्चे कम से कम 10 वर्ष की आयु तक ग्रुपिंग नहीं करते हैं। इसका आंसर दीजिए जल्दी से, है ना। 4 साल की उम्र में सचेत दोहराव अनायास कर सकते हैं। इसका उत्तर देना है हमें। स्मरणीय रणनीति सही कौन सी है, गलत कौन सी है ना। मेमोरी के बारे में ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जो मेमोरी है उसके बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। 5 और 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो बाहरी चीजें याद कर सकते हैं ना। जी हाँ, 5 और 6 वर्ष के बच्चे हैं, वो आपका गलत है भैया, है ना। बोगन क्रिएशन आपका गलत है, क्योंकि 5 और जो 6 वर्ष के बच्चे होते हैं वो बाहरी मेमोरी ऐड कर लेते हैं ना, बाहरी चीजों को याद रखने लग जाते हैं। उसके बाद ये बात भी बिल्कुल सही है, ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 वर्ष की आयु तक ग्रुपिंग नहीं करते हैं। अब इसमें ग्रुपिंग का मतलब क्या है, ये गैंग एज का सवाल नहीं है, यह ग्रुपिंग क्या है ये समझना होगा आपको। ग्रुपिंग बोलते किसे हैं, आपने देखा होगा थड़ियों पे जो कई लड़के एक साथ इकट्ठे होके अपने ही एक मित्र के साथ बुलिंग करते हैं, वो क्या है, एक ग्रुपिंग होगी। वो ग्रुप बना लिया, वो ग्रुप एक लड़के को छेड़ रहा है ना, या कोई ग्रुप कोई लड़की के बारे में गलत कमेंटबाजी कर रहा है, तो वो क्या है, वो ग्रुपिंग है। क्या है, ग्रुपिंग। वो गैंग एज वाला सीन नहीं है, गैंग एज खेलने के लिए होती है ना। ये क्या है, बुलिंग वगैरह करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए होती है। तो ये जो ग्रुपिंग है ये 10 वर्ष के बाद ही स्टार्ट होती है ना। 10 वर्ष तक बच्चे ग्रुपिंग नहीं करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद 4 साल की उम्र में सचेत दोहराव अनायास कर सकते हैं। 4 साल की उम्र में सचेत अनायास दोहराव नहीं कर सकते हैं बच्चे, है ना। कोई चीज को बिना अपनी आंखों के सामने देखे उसके बारे में सोचकर उसका दोहराव करना, यह है सचेत दोहराव, है ना। हाँ जी, असामाजिक तत्व होते हैं, जी हाँ, इनको असामाजिक तत्व भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 4 साल के बच्चे होते हैं वो क्या, उन्होंने कोई पाठ पढ़ा, उस पाठ को पढ़ने के बाद अब बिना किताब को अपने सामने रखे उसका मन ही मन में दोहराव कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते 4 साल के बच्चे, ठीक है। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। इसका मतलब ए और बी दोनों सही हैं, है ना, ए और बी दोनों सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जन्म के समय कम भार वाले बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं। अगर जन्म के समय किसी बच्चे का भार कम है ना, एक सामान्य भार क्या होता है, चलो आप ये बताओ, कमेंट में जल्दी से बताओ कि सामान्य भार क्या होना चाहिए किसी बच्चे का जन्म के समय, और लंबाई का भी बताना, लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 बातें बतानी है आपको। उसके बाद इसको पढ़ता हूं मैं तब तक, है ना। जन्म के समय कम भार वाले बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं, कौन से कारक जिम्मेदार नहीं हैं। खराब पोषण, अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, धूम्रपान, तनाव के संपर्क में आना, अच्छे सामाजिक आर्थिक कारक जैसे शिक्षित परिवार, गर्भावस्था से पहले के चिकित्सकीय कारक जैसे कि कोई बच्चा न होना या 4 से अधिक बच्चे होना। तो बोकन क्रेसन ने बताया है 5 kg, है ना। आपका अकेले का आंसर अभी आया है, आपने बताया 5 किलो। तो बच्चे का जो जन्म के समय जो भार होता है, सामान्य भार 3.15 किलो होता है। कितना होता है, 3.15 किलो, ठीक है। ये सामान्य भार है, ठीक है। उसके बाद लंबाई 20 सेंटीमीटर है सामान्य। कितनी है, 20 सेंटीमीटर लंबाई सामान्य है। वो तो हो गया उस क्वेश्चन का आंसर। अब इसका देखते हैं। बच्चे का अगर जन्म के समय कम भार है तो उसका खराब पोषण, जो गर्भ में जो पोषण हुआ है वो खराब हुआ है, मतलब सही नहीं हुआ है, ये बात सही है। अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, जो टीके वगैरह लगते हैं, जो उनको खाना पीना खाना चाहिए, जो एक उनका पर्टिकुलर शेड्यूल है उसके हिसाब से खाना पीना खाया है या नहीं खाया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद धूम्रपान, अगर किसी
स्त्री के गर्भ में बच्चा है और वो बीड़ी पी रही है ना, धूम्रपान कर रही है ना, तो अगर वो धूम्रपान कर रही है, बीड़ी गुटखा खा रही है, तो इससे उसके बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अगर वो तनाव के संपर्क में है ना, व्यर्थ का तनाव ले रखा है या किसी बात का तनाव ले रखा है, तो इसका भी फर्क बच्चे पे पड़ता है। ठीक है, इसका भी पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही हो गई। अच्छे सामाजिक आर्थिक कारक, अच्छे समाज में है, अच्छे पैसे वाले घर में है और अच्छा शिक्षित परिवार है, क्या इसका प्रभाव बच्चे के जन्म के समय के वजन पर पड़ेगा? आप बोलेंगे जी नहीं सर, इसका कोई प्रभाव बच्चे के जन्म के समय भार पे नहीं पड़ता है। ठीक है, ये जन्म के बाद पड़ सकता, लेकिन जन्म के समय नहीं पड़ता है। कोई सामान्य परिवार का, कम शिक्षित परिवार का बच्चा अगर सही से पोषण करे, उसको सही से पोषण उपलब्ध कराएं और अपर्याप्त देखभाल की जगह उस देखभाल को पर्याप्त कराएं, प्रसव पूर्व जो देखभाल होती है, और उसकी जो माता जी हैं उसको धूम्रपान से और तनाव से दूर रखें, तो बच्चे का स्वस्थ जन्म हो सकता है किसी भी फैमिली में। ठीक है, तो ये प्रभावित नहीं करता है। उसके बाद गर्भावस्था से पहले चिकित्सकीय कारक, जी हाँ, जैसे कि कोई बच्चा न होना या 4 से अधिक बच्चे होना। अगर किसी स्त्री पे बहुत दिनों तक कोई बच्चा नहीं हो रहा है तो ये भी बिल्कुल प्रभावित करता है, या 4 से अधिक बच्चे हो गए उसके बाद कोई बच्चा हो रहा है तो ये भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हो गई, पहली और तीसरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एरिक्सन के अनुसार स्वयं की सुसंगत अवधारणा है जो लक्ष्यों, मूल्यों, विश्वासों से बनी होती है, जिसके लिए व्यक्ति ठोस रूप से प्रतिबद्ध होता है। स्वयं के बारे में लक्ष्यों को, मूल्यों को और विश्वासों को स्थापित करना, है ना, जिससे व्यक्ति ठोस रूप से प्रतिबद्ध रहता है, वो क्या होती है? वो क्या होती है? कौन सी किशोर अवस्था में ये देखने को मिलती है? ये क्या है? पहचान वाली बात है ना। इन्होंने जो पहचान बनाम पहचान भ्रांति की जो अवस्था बताई थी, ये उस अवस्था की बात है, उसमें से पहचान बनती है इन चीजों से। ठीक है, आगे चलते हैं। पहचान की कितनी स्थितियां होती हैं? पहचान की कितनी स्थितियां होती हैं? 4 स्थितियां पहचान की होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यौन विकास के सिद्धांत में किस मनोवैज्ञानिक ने प्रसुप्ति अवस्था की बात की है ना? सेक्सुअल डेवलपमेंट, जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट था फ्रायड साहब का, उसके बारे में क्वेश्चन है कि जो प्रसुप्ति अवस्था है उसके बारे में किसने बताया? ये बात तो मैंने बताई थी, किसने बताया? फ्रायड साहब ने बताया है। ठीक है, फ्रायड साहब ने बताया जो प्रसुप्ति अवस्था है इसको लेटेंसी स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेंसी स्टेज। ये कौन सी अवस्था है? 6 से 12 वर्ष के बीच की, इसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंसी अवस्था या प्रसुप्ति अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में जो लिबिडो होता है, जो सेक्सुअल एनर्जी होती है, जो कामुकता की जो शक्ति होती है, कामुकता की जो ऊर्जा होती है, वो किसी अंग से प्रदर्शित नहीं हो जाती है, लेटेंट हो जाती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है, वो क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, ऐसे कार्यों में हमें दिखने लग जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्ल रोजर्स के अनुसार स्व अवधारणा 3 अलग अलग हिस्सों से बना है, गलत प्रकार को पहचानना है। जो स्वयं के लिए अवधारणा बनाता है व्यक्ति, वो कार्ल रोजर साहब हैं कौन? कार्ल रोजर साहब हैं कौन? मानवतावादी मनोवैज्ञानिक। कौन है? मानवतावादी मनोवैज्ञानिक। इन्हीं के साथ किसका नाम आता है? अब्राहम मैस्लो, है ना, जिन्होंने आवश्यकता के लिए एक अनुक्रमिक सिद्धांत दिया था, आवश्यकताओं का सिद्धांत। ठीक है, उन्हीं के साथ इनका नाम जुड़ता है। कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो कौन है? मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो इन्होंने स्वयं के लिए आदर्श स्थापित करना स्वयं अवधारणा में बताया था। जी हाँ, उसके बाद स्वयं की छवि के बारे में बताया था। आत्म अन्वेषण के बारे में इन्होंने नहीं बताया था। आत्म सम्मान के बारे में इन्होंने बताया था। जब कोई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्राप्त करता है उससे पहले आत्म सम्मान की अवस्था में जाता है, ये बात इन्होंने बताई है। स्वयं की छवि के बारे में बताया है, स्वयं के आदर्शों के बारे में बताया है, तो आत्म अन्वेषण के बारे में इन्होंने नहीं बताया है। ठीक है, आज के 30 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए। ठीक है, आज के 30 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए। मिलते हैं अगली क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में, कल शाम को 5 बजे।
ठीक है, सभी तैयार रहना। किसी को कोई समस्या हो, किसी को कोई समस्या, दुख, दर्द, तकलीफ जो भी हो, कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।